ईरान में लगी युद्ध की आग अब हमारे घर तक पहुंच चुकी है और इसकी तपिश आपके चूल्हे की आग को बुझा सकती है। पूरे देश में एलपीजी क्राइसिस का सायरन बज चुका है और ये संकट अब सिर्फ खबरों में नहीं बल्कि आपके किचन, होटल्स और ट्रांसपोर्ट तक पहुंच गया है। LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, सिलेंडर बुक नहीं हो पा रहा है। कहाँ से इतने पैसे लाऊं मैं ब्लैक के लिए? हम मजदूर आदमी हैं। बताओ जो को बच्चों को पालेगा इतने ब्लैक में ये गैस खरीदेंगे। हकीकत देखिए, मुंबई में 20% रेस्टोरेंट पर अब ताले लटक चुके हैं और अगले 2 दिन में ये आंकड़ा 50% पार कर सकता है। चेन्नई में 1000 रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर हैं। बेंगलोर में कमर्शियल सप्लाई पूरी तरीके से ठप है और देश की राजधानी दिल्ली का हाल मत पूछिए, जहां 910 रुपए का सिलेंडर ब्लैक में 3000 रुपए तक मिल रहा है। बिहार और यूपी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि पुणे में शमशान घाटों की गैस खत्म हो चुकी है और रेलवे ने अपनी कैटरिंग सर्विस बंद कर दी है। और दिलचस्प बात यह है कि जब तक हालात बिगड़ नहीं गए तब तक सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब संकट साफ दिखने लगा है तो आखिरकार सरकार को भी हरकत में आना पड़ा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कल तक यही कह रहे थे कि कोई संकट नहीं, लेकिन अब देश में बढ़ते एलपीजी संकट को देखते हुए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सरकार वार टाइम पावर का इस्तेमाल करके एलपीजी की सप्लाई और वितरण को कंट्रोल करेगी। इसके साथ ही घरेलू सिलेंडर की बुकिंग पर भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब बुकिंग का गैप 21 दिन से बढ़कर 25 दिन कर दिया गया है ताकि लोग ज़्यादा सिलेंडर जमा करके ब्लैक मार्केटिंग ना कर सकें। अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो बढ़ी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार अक्सर आखिरी वक्त तक इंतजार करती है उसे देखकर डर भी यही है कि कहीं अचानक एक दिन पेट्रोल के दाम भी बढ़ते हुए ना दिख जाएं। आइए जानते हैं इस पूरे संकट की जड़ क्या है। असल वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और ईरान के साथ चल रहा टकराव, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे अहम समुद्री जगहों में एक हार्मुज स्ट्रेट पर खतरा मंडरा रहा है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और उस इंपोर्ट का लगभग 50% हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। इतना ही नहीं, भारत की लगभग 50 से 55 एलएनजी सप्लाई भी गल्फ देशों से आती है। और सबसे अहम बात, भारत में जो एलपीजी गैस आम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके इंपोर्ट का लगभग 90% हिस्सा हार्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। अब अगर वहाँ कोई भी रुकावट आती है तो सबसे बड़ा असर भारत जैसे देश पर पड़ता है। और संकट सिर्फ गैस तक सीमित नहीं है। भारत की बड़ी उर्वरक कंपनी में से एक गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर ने पहले ही प्रोडक्शन कम करने का फैसला ले लिया है क्योंकि गैस सप्लाई घट चुकी है। अगर फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कम होगा तो उसका सीधा असर कृषि सेक्टर पर पड़ेगा और भारत जैसे देश में कृषि पर असर का मतलब है करोड़ों लोगों की आजीविका पर असर। दूसरी तरफ भारत के किसान जो गल्फ देशों में चावल, प्याज, केला और मसाले एक्सपोर्ट करते हैं वो भी नुकसान झेल रहे हैं क्योंकि हार्मुज के आसपास तनाव बढ़ने से शिपिंग गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। अनुमान है कि लगभग $12 अरब का कृषि निर्यात खतरे में पड़ सकता है, जो भारत के कुल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 20% से ज्यादा हिस्सा है। इसलिए कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यह युद्ध लंबा चला तो अमेरिका से ज्यादा आर्थिक नुकसान भारत को हो सकता है। जीडीपी के स्तर पर भी असर दिख सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की जीडीपी में कम से कम 0.5% की गिरावट आ सकती है। असल में तेल सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तेल किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। पेंट, प्लास्टिक, रबड़, कॉस्मेटिक, क्लीनिंग प्रोडक्ट, यहाँ तक कि फर्टिलाइजर तक सब कुछ कहीं ना कहीं ऑयल और गैस के डेरिवेटिव से बनता है और इसी आर्थिक लाइफलाइन को फिलहाल ईरान ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। अब ये सही है या गलत, ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन अगर किसी देश पर हमला हो, उसके हजारों लोग मारे जाएं तो उसका जवाब भी वो भी अपनी तरह से देता है। ईरान को पता है कि वह सीधे अमेरिका से युद्ध नहीं जीत सकता, लेकिन वह दुनिया की अर्थव्यवस्था को अस्थिर जरूर कर सकता है और फिलहाल वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप डेटा देखें तो चीन के बाद हार्मुज स्ट्रेट पर सबसे ज्यादा निर्भरता भारत की है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के लिए फिलहाल यह रास्ता खुला हुआ है, जबकि भारत को ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। और यह संकट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। हार्मुज स्ट्रेट के नीचे अंडर सी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स भी गुजरती हैं। भारत का लगभग 30% वेस्टर्न इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं केबल्स पर निर्भर करता है। अगर युद्ध के दौरान
दौरान इन केबल्स को नुकसान होता है तो भारत और यूरोप के बीच डिजिटल कनेक्शन भी प्रभावित हो सकता है और इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं होगा। बांग्लादेश में पहले ही फ्यूल रेसलिंग शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में ऊर्जा लागत और बढ़ सकती है। श्रीलंका अभी आर्थिक संकट से उभर ही रहा था, वहां भी नया खतरा मंडरा रहा है। यूरोप में भी ऊर्जा की कीमतें बढ़ने लगी हैं और इसका असर शेयर मार्केट में भी दिख रहा है। ब्रिटिश एयरवेज की पेरेंट कंपनी IAG के शेयर करीब 6% गिर चुके हैं, जबकि EasyJet के शेयर लगभग 4% नीचे आ चुके हैं। ये सिर्फ मार्केट का उतार चढ़ाव नहीं, ये एक चेतावनी है कि अगर युद्ध लंबा चला तो एयरलाइन इंडस्ट्री पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने का असर केमिकल इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। दुनिया का सबसे ज्यादा बनने वाला इंडस्ट्रियल केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, जो तेल और गैस प्रोसेसिंग से निकलने वाले सल्फर से बनता है। अगर तेल की सप्लाई कम होगी तो सल्फर कम निकलेगा और इसका असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। कॉपर, कोबाल्ट, निकल जैसी मेटल्स की माइनिंग में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अगर इन मेटल्स की सप्लाई कम होती है तो उसका असर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, बैटरी और चिप इंडस्ट्री तक पहुंच सकता है। यानी एक युद्ध धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जकड़ रहा है और अगर यह तनाव जारी रहता है तो इसका असर सीधा आम आदमी पर पड़ेगा। ग्रोसरी से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हर चीज महंगी हो सकती है। ऐसा पहले भी हो चुका है। जब 2008 में ब्रेंट क्रूड $147 प्रति बैरल पहुंच गया था, तब भारत में महंगाई 9% से ज्यादा हो चुकी थी। 2022 में यूक्रेन युद्ध के दौरान जब तेल की कीमतें बढ़ी, तब भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर स्थिति संभाली थी। अब देखना यह होगा कि आने वाले हफ्ते में भारत क्या रणनीति अपनाता है। सरकारें यह जरूर कह रही हैं कि गैस के लिए वैकल्पिक सप्लाई रूट खोजे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे फैसले रातों रात लागू नहीं किए जा सकते और जब तक युद्ध खत्म नहीं होता तब तक इसकी असली आर्थिक कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अगर 3 महीने तक कच्चा तेल $100 से $120 प्रति बैरल के बीच रहता है तो पूरी दुनिया की GDP में 0.5% से 1% तक की गिरावट आ सकती है। छोटे देशों के लिए इसका मतलब होगा रिसेशन और बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए स्लो डाउन, इन्फ्लेशन और जॉब लॉसेस। और यही इस युद्ध की असली कीमत है। ये कीमत डोनाल्ड ट्रंप नहीं चुकाएंगे, ये कीमत बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चुकाएंगे, ये कीमत चुकाएंगे हम और आप, करोड़ों ऐसे आम नागरिक जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, जिससे घर का बजट बिगड़ चुका है। क्या सरकार के पास इसका कोई ठोस समाधान है या हम सिर्फ बयानों के भरोसे रहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।